नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता और हमारी इकाई 2 मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत श्रवण की बात हम कर रहे थे। और आज हम लोग श्रवण कौशल का के अंगों की चर्चा करेंगे कि श्रवण कौशल का विकास करने के लिए किन मुख्य अंगों का विकास होना बहुत ही आवश्यक है या किन अंगों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसके अंतर्गत पहला है, अंगों की अगर हम बात कर रहे हैं तो सामान्य और चयनात्मक श्रवण की हम बात करेंगे। सामान्य, इसके जो अंग है वो है सामान्य श्रवण और दूसरा अंग है चयनात्मक श्रवण। सामान्य श्रवण के अंतर्गत सबसे पहली बात है पर्याप्त श्रवण। पर्याप्त श्रवण, जो सुनी गई विषय वस्तु है वो पर्याप्त होनी चाहिए, या फिर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अधिक है तो सुनने वाला है उस चीज़ को नहीं समझेगा, और अगर बहुत ही कम है तो विषय वस्तु के बारे में क्या बताया जा रहा है वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो पर्याप्त श्रवण को माना गया है। फिर है शांत चित्त श्रवण। अब दूसरा जो अंग बताया गया है वो शांत चित्त श्रवण को बताया गया है कि कोई भी विषय वस्तु है उसे बिल्कुल एकाग्र होकर शांत चित्त वातावरण में श्रवण किया जाएगा, तभी वो एकदम बिल्कुल एकदम ये कहें कि ध्यान केंद्रित करके उसे सुना जाएगा, तब वो विषय वस्तु है वो ग्रहण करने योग्य होगी। अन्यथा केवल सुनकर उसे ये कहें कि उपयोग में हम लोग नहीं ला सकते। इसलिए विषय वस्तु है वो शांत चित्त श्रवण के माध्यम, उसका श्रवण है वो शांत चित्त माध्यम से होना चाहिए। तीसरा है एकाग्र श्रवण। एकाग्र श्रवण, श्रवण होने सुनने की जो स्थिति हो तब जो एकाग्रता है वो मनुष्य के अंतर्गत होनी चाहिए। यदि वो एकाग्रता नहीं है तो वो विषय वस्तु है, वो सुनी विषय वस्तु वो किसी काम की नहीं होगी। तो एकाग्र श्रवणता की बात की गई है कि अगर हम बालक की बात कर लें तो बालक है या विद्यार्थी है, वो जब तक एकाग्रचित होकर विषय वस्तु को सुनेगा नहीं तब तक वो विषय वस्तु उसके समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो एकाग्र श्रवण को माना गया है। फिर है अनौपचारिक श्रवण। अनौपचारिक श्रवण, जब किसी भी शिक्षण कार्य की हम बात करें तो वहाँ पर कभी कभी अनौपचारिक श्रवण की बात भी की जाती है, या फिर विषय वस्तु को समझाने के लिए भी अनौपचारिक श्रवण का सहारा लिया जाता है, तो उन चीज़ों विषय वस्तु समझ में आती है। तो यहाँ पर अनौपचारिक श्रवण की भी बात की गई है, उसे भी एक अंग माना गया है। फिर है बाधाहीन श्रवण। बाधाहीन श्रवण, श्रवण करते वक्त किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। बाधा होने पर जो विषय वस्तु है वो समझ में नहीं आती है, इसीलिए बाधाहीन श्रवण को अंग माना गया है। फिर है चयनात्मक श्रवण में समस्यात्मक मूलक ध्वनियों का श्रवण। ध्वनियों का श्रवण, समस्यात्मक मूलक, हम लोग देखते हैं कि जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसे पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ा जाता है, लेकिन आगे जाकर समस्या ये उत्पन्न होती है कि वो उन ध्वनियों को नहीं समझने के कारण जो पूरी विषय वस्तु है वो समझने में कठिनाई होती है। इसलिए समस्या मूलक जो ध्वनियाँ हैं उसका श्रवण उचित प्रकार से किया जाना आवश्यक है। फिर है नवीन ध्वनियों का श्रवण। नवीन ध्वनियों का श्रवण, नवीन ध्वनियों को श्रवण करते हुए उन्हें विषय वस्तु से संबंधित किया जाना चाहिए, जिससे कि जो कही गई बात है वो बिल्कुल सही समझ में आ सके। इसलिए नवीन ध्वनियों को श्रवण को अंग माना गया है। फिर है व्याकरणिक रूपों का श्रवण। व्याकरणिक रूपों का श्रवण, व्याकरणिक रूपों का श्रवण करवाने से जो विषय वस्तु है वो उसकी जो मौलिक रूप है वो हमारे सामने आता है, क्योंकि जो रचना है वो सृजनात्मकता को लिए होती है, लेकिन व्याकरण है वो एक नियम में बंधा हुआ होता है और वो उससे मानकीकृत रूप देखने को मिलता है। इसीलिए व्याकरणिक रूपों का श्रवण करवाना चाहिए। फिर है संदर्भ वाक्यों का श्रवण। संदर्भ वाक्यों का श्रवण, जो विषय वस्तु है उससे संदर्भित
वाक्यों का श्रवण भी करवाना चाहिए, जिससे कि जो विषय वस्तु को समझ में आ जाए। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो श्रवण कौशल अगर विकसित करना चाहते हैं तो इन अंगों को, या सामान्य श्रवण के अंग और चयनात्मक श्रवण के जो अंग है, ठीक है, ये बताए गए हैं, इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। तभी हम लोग एक बालक के अंतर्गत या फिर किसी व्यक्ति के अंतर्गत जो श्रवण कौशल है उसका विकास करने में सहायक हो सकेंगे। जब इन बारीकियों को नहीं जानेंगे और इन बारीकियों को ध्यान एक अध्यापक नहीं रखेगा, तब तक श्रवण का कार्य नहीं हो सकता। और श्रवण का कार्य जब तक नहीं होगा तब तक एक बालक या विद्यार्थी या अध्यापक है उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का अच्छे तरीके से विकास नहीं हो सकेगा, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विचारों, भावनाओं को स्वीकारा जाता है और उन्हीं के आधार पर विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो जब इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो जो ज्ञान है वो एक सीमित ज्ञान होगा, उसके अंतर्गत ये कहें कि व्यापक रूप में वो नहीं होगा। इसीलिए इन अंगों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब लिखे श्रवण दोष के कारण, जो ये श्रवण दोष आते हैं उनमें क्या क्या कारण होते हैं। ये तो अंग है, इनको तो ध्यान में रखना है, लेकिन कुछ दोष भी आते हैं, उन दोषों की हम लोग बात करते हैं। श्रवण दोष के, श्रवण कौशल के दोष, श्रवण कौशल के दोष, दोषों के अंतर्गत पहला है मौखिक कार्य का अभाव। मौखिक कार्य का अभाव, जब कक्ष में उचित मौखिक कार्य नहीं होता है तब श्रवण कौशल नहीं हो पाता, क्योंकि जब मौखिक अध्यापक है केवल उन्हें रिटर्न वर्क दे देगा और उन्हें कुछ समझाएगा ही नहीं तो बालकों को समझ में कैसे आएगा। तो जरूरी है कि अध्यापक अपना आदर्श वाचन करे, विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो सोपान होते हैं उनको पूरा करे। वो सोपान पूरे होंगे तभी जो श्रवण का है, श्रवण कौशल का विकास बालकों के अंतर्गत हो सकेगा। तो मौखिक कार्य का अभाव के कारण जो श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाता। जब मौखिक कार्य होगा ही नहीं, अध्यापक कुछ पढ़ाएगा ही नहीं, तो विद्यार्थियों को क्या समझ में आएगा, वो क्या सुनेंगे, किस चीज को अपने अंदर एक्सेप्ट करेंगे। तो इसीलिए मौखिक कार्य होना बहुत ही आवश्यक है। फिर है कक्षा में कठोर नियंत्रण। कक्षा में कठोर नियंत्रण, कक्षा हम लोग देखते हैं, और आज की जो हम बात करें कि बाल केंद्रित शिक्षा जब दी जा रही है, बालकों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण, उन्हीं के आधार पर शिक्षण विधियाँ, यहाँ तक कि सहायक सामग्री भी हम लोग उन्हीं के आधार पर उनको रुचिकर लगे, उनके लिए प्रभावी हो, ऐसी सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। तो कक्षा के अंदर अगर आप कठोर नियंत्रण रखेंगे तो बालक है उसके अंतर्गत ऐसी भय की स्थिति उत्पन्न होगी कि बालक को किसी चीज़ को सीखना ही नहीं चाहेगा, तो वो एकाग्र तो हो ही नहीं पाएगा, श्रवण किसी चीज़ को सुन ही नहीं पाएगा, तो किस प्रकार से उसके अंतर्गत वो मौखिक अभिव्यक्ति करने का विकास हो पाएगा। इसलिए कक्षा का जो वातावरण है वो कठोर नहीं होना चाहिए, कक्षा आत्मनियंत्रित होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बालक है वो अध्यापक की बात मान ही रहे, कक्षा की स्थिति कोलाहल वाली हो रही, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बालक है, अध्यापक का जो प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण, वो इतना प्रभावी हो कि बालक उसमें मोहित होकर अपने जो ध्यान है उस पर केंद्रित हो जाए। तो यहाँ पर कक्षा का जो कठोर नियंत्रण होता है उसके कारण भी जो ये कहे कि श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाता है। फिर है पाठ्य वस्तु की क्लिष्टता। पाठ्य वस्तु की क्लिष्टता, पाठ्य वस्तु की क्लिष्टता होने के कारण जो कठिनाई, ये कह सकते हैं हम, कठिनाई कह सकते हैं, कठिन होना। पाठ्य वस्तु कठिन होती है तब भी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती है। ठीक है, इसीलिए जो सुनने का कार्य है वो, जब कोई चीज़ समझ में आ ही नहीं रही है तो सुनकर भी उसका कैसे उपयोग किया जाए, इसीलिए क्लिष्टता के कारण, पाठ्य वस्तु की क्लिष्टता भी श्रवण कौशल का कारण बनती है। फिर है अशांत वातावरण। अशांत वातावरण, अशांत वातावरण के अंतर्गत कक्षा की स्थिति भी अशांत हो सकती है, आसपास का जो परिवेश है उसमें भी कोलाहल की स्थिति हो सकती है। तो किसी भी प्रकार का अशांत वातावरण है वो श्रवण कौशल में बाधा उत्पन्न करता है। फिर है एक साथ दो काम। एक साथ दो काम, एक साथ दो काम, अध्यापक है बच्चों को पढ़ा भी रहा है और अपना जो खाना पूर्ति का काम या कोई वर्क है
लिखित कार्य वो भी कर रहा है, तो दोनों कार्य कर रहा है, तब दिखती बात है कोई चीज़ बच्चों को समझ में आनी नहीं है, ठीक है। तो दो काम एक साथ दो काम होगा तब। फिर है लास्ट है श्रवणेंद्रियों का बाधित होना। श्रवणेंद्रियों का बाधित होना, जब बालकों के सुनने मतलब कान में कोई प्रॉब्लम है, बालक सही तरीके से सुन नहीं पाते हैं, या तो ऊंचा सुनते हैं, या फिर उनके सुनने में और बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, तो किसी भी प्रकार के जो सुनने कान में कोई भी प्रकार की कोई बीमारी होती है, उसके कारण भी श्रवण कौशल के अंतर्गत बाधा उत्पन्न होती है। अब है इनका निराकरण, श्रवण कौशल के दोषों का निवारण भी इसी रूप में कर सकते हैं। मौखिक कार्य के अभाव को कम करना या अभाव को समाप्त करना। पहला दोष कैसे मिटाएंगे? निराकरण, जो मौखिक कार्य का अभाव हो रहा है उसको समाप्त करें, मौखिक कार्य बहुत अच्छे तरीके से करवाए। फिर कक्षा के कठोर नियंत्रण को खत्म करना, बालकों से आत्मीयता का व्यवहार किया जाए, कठोर नियंत्रण की जगह आत्म नियंत्रण की भावना को अपनाया जाएगा, तब श्रवण कौशल का विकास होगा। फिर पाठ्य वस्तु की क्लिष्टता को कम करना, क्योंकि समाप्त तो कर सकते ही नहीं है, पाठ्यक्रम तो पूर्व निर्धारित होता है, अध्यापक को अपनी मर्जी से तो पढ़ा रहा नहीं है, पाठ्यक्रम पर आधारित पढ़ा रहा है, तो पाठ्यक्रम की क्लिष्टता जो कठिनाई है बालकों को, उसको दूर करके हम लोग श्रवण को अच्छा बना सकते हैं। फिर है अशांत वातावरण की स्थिति को समाप्त करना। अशांत, जहाँ पर अशांत जो वातावरण है, ठीक है, शांति नहीं है, तो वहाँ पर शांति की स्थिति करना, ठीक है। एक साथ दो काम नहीं करना, अध्यापक है वो एक साथ दो काम नहीं करेगा तो श्रवण कौशल को बहुत अच्छे तरीके से वो प्रेजेंटेशन कर सकता है। फिर है श्रवणेंद्रियों की बाधा को दूर करना, जो सुनने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है उन्हें अभिभावकों से संपर्क करके, या फिर अगर अभिभावकों की स्थिति ऐसी नहीं है तो किसी भामाशाहों से कोई ऐसी सुविधाएं उन्हें दिलवाकर बालकों की जो श्रवण संबंधी बाधा है उसको दूर करके हम लोग श्रवण कौशल का विकास बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा, इसके अंग, श्रवण कौशल के जो अंग है उसकी चर्चा करी और उसके दोष और कारणों की निराकरण की बात करी। अब आप गृह कार्य लिखें। श्रवण कौशल विकसित करने की प्रक्रिया के मुख्य अंगों को लिखें। चूंकि लघुत्रात्मक प्रश्न है, अब श्रवण कौशल दोष एवं निराकरण को समझाइए। किस प्रकार के दोष होते हैं और उनका निराकरण क्या हो सकता है, वो सारी चीजें आपको इस गृह कार्य के उत्तर के रूप में लिखनी है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकले। बाहर निकलते 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहे, सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।